आरएसएस मेरा गला कटवा देगा, मेरी हत्या करवा देगा। अगर मैंने जरा कैलेंडर की ओर नजर घुमाइए, तारीख दर्ज मिलेगी 10 अगस्त 1990, जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में 10 साल से धूल फांक रही मंडल आयोग की सिफारिशों की फाइल को दोबारा मेज पर रख सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा की तो देश भर में जातिगत हिंसा भड़क उठी। मगर ये नए दशक की दहलीज पर खड़े मुल्क की बदलती सियासत की नई करवट का पहला अध्याय था। चूंकि इस नई करवट का आखिरी अध्याय तो इस फैसले के ठीक 45 दिनों के बाद देश के पश्चिमी छोर पर स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में हवन कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ पर सवार हो देश के भीतर राम रथ की अलख जगा कर लिखते हैं। जब वीपी सिंह के मंडल के सियासी दांव को चित करने के लिए आडवाणी कमंडल का दांव आगे करते हैं और सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई इस रथ यात्रा के बढ़ते पहियों के साथ देश में मजहबी हिंसा का भी दौर शुरू हो जाता है। यकीनन महज 45 दिनों के भीतर हुए इन 2 फैसलों ने मुल्क के भीतर नफरत की आग भड़का दी थी। देश हिंसा की आग में झुलस रहा था, मगर बीते 45 दिनों में किए गए इन 2 बड़े फैसलों का असर केवल और केवल देश की फिजा पर पड़ा हो, ऐसा नहीं था। इन 2 बड़े फैसलों ने मुल्क के सियासी अंतरतम गर्भगृह के 2 सबसे बड़े बुर्ज धराशायी कर दिए थे। जहां एक और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले के बाद जनता दल के बीच आपसी संघर्ष इतना चरम पर पहुंच गया था कि जनता के बीच अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए विख्यात चंद्रशेखर जैसे कद्दावर सियासी चेहरे नेपथ्य में डाल दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अब आडवाणी युग में सांसें ले रही थी। उसकी शिराओं में उग्र हिंदुत्व का रक्त प्रवाहित हो रहा था। वहां अब अटल बिहारी वाजपेयी का कोई स्थान नहीं था। भाजपा अपने ही संस्थापक से मुंह मोड़ चुकी थी। नौबत यहां तक आ चुकी थी कि वाजपेयी सरीखा कद्दावर राजनेता अपना अधिकांश समय अपने आवास पर एकांत में अपने 2 कुत्तों के साथ बिताया करता था। यानी जहां एक और देश के भीतर राजनीतिक उद्देश्य के तहत नफरती हिंसा का दौर शुरू हो चुका था, मुल्क हिंसा की आग की लपटों में झुलस रहा था, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के पटल पर खड़े 2 सबसे बड़े सियासी चेहरे नेपथ्य में दिन गुजार रहे थे। एक ऐसी ही सुबह थी जब चंद्रशेखर अपने आधिकारिक आवास साउथ एवेन्यू के टेलीफोन से अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर फोन मिलाते हैं। चंद्रशेखर 3 साउथ एवेन्यू में रहा जरूर करते थे, मगर 3 साउथ एवेन्यू के प्रांगण के भीतर बंगले से दूर मैदान में एक कुटिया बनाकर। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस दौर के राजनेताओं की। चंद्रशेखर बंगले के बाहर कुटिया में रहते थे। कल्पना करके देखिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ईमानदारी से। चंद्रशेखर ने उसी बंगले से अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाया और बोले, गुरुदेव आपसे मिलना चाहता हूं, आपके आवास पर आ सकता हूं। चंद्रशेखर वाजपेयी को सम्मानपूर्वक गुरुदेव कहा करते थे। वाजपेयी ने चंद्रशेखर से कहा, अरे अरे आप कष्ट क्यों कर रहे हैं, हम ही आ जाते हैं। यह आत्मीयता हुआ करती थी। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक शाम चंद्रशेखर के आवास 3 साउथ एवेन्यू पहुंचते हैं। चंद्रशेखर और वाजपेयी के बीच बातें चल रही होती हैं, जहां चंद्रशेखर वाजपेयी से कहते हैं, वाजपेयी जी, मुल्क हिंसा और नफरत की आग में झुलसता चला जा रहा है, देश बहुत बुरे दौर में जी रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। वाजपेयी ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हैं, कुछ करना तो चाहिए, मगर क्या? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मैं अपनी पार्टी छोड़कर आ जाता हूं, आप अपनी पार्टी छोड़कर आ जाइए। वैसे भी इन तमाम वितंडों से आप सहमत तो हैं नहीं, और मैं कांग्रेस से शरद पवार को फोन कर देता हूं, वो भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, और हम तीनों मिलकर अपनी विचारधारा का, समरसतावादी विचारधारा का नया भारत, नया समाज बनाने की कोशिश करते हैं। देश के लोगों के बीच जाते हैं, जमीन पर उतरते हैं, हिंसा का ये दौर शांत करते हैं, देश को मोहब्बत का नया पाठ सिखाते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो आने वाले भविष्य में आपस में मिलकर एक नया दल भी बना लेंगे। वाजपेयी मुस्कुराए, सर झुकाए और बोले, बात तो ठीक कह रहे हैं, 100% सत्य, होना भी यही चाहिए, मगर मैं ऐसा जीते जी नहीं कर सकता हूं। चंद्रशेखर सकपका गए, बोले, मायने? अटल बिहारी वाजपेयी ने बेहद गंभीर होकर चंद्रशेखर से कहा, मैं इस जन्म में तो ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो आरएसएस मेरी हत्या करा देगा।
आरएसएस मेरा गला कटवा देगा, मेरी हत्या करवा देगा अगर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो। इसलिए मैं इस जन्म में आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, मैं जीते जी कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। ऐसा चंद्रशेखर ने खुद वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय को बताया है और वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने इस किस्से का जिक्र अपनी बेहद चर्चित किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में किया है। मैंने ये किस्सा उनके मुंह से एक साक्षात्कार के दौरान सुना तो बेचैन हो उठा। बेसाख्ता सवालों की ऐसी झड़ी लगी जिन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हर दफा एक नए सवाल में उलझ जाता था। सोचा था आपको इस किस्से के भीतर कोई आधिकारिक जवाब दे पाऊंगा, मगर क्षमा चाहता हूं, मेरे पास कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। वाजपेयी ने ऐसा क्यों कहा, किसने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी, आपका इस मसले पर क्या बयान है, क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें।